जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। पर जो हर हाल में खुश रहते हैं, जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उन्हीं के आगे सर झुकाती है। हमारे मार्गदर्शक मित्र मुकेश शर्मा जी के बारे में ये पंक्तियां करेक्ट मायने रखती हैं। हमेशा एंथुजियाज्म से भरे हुए हैं, कुछ ना कुछ उनसे सीखना चाहिए, ऐसा हमेशा लगता है जब भी हमारी मुलाकात उनसे होती है। YouTube चैनल के जरिए वो हर रोज कुछ ना कुछ सीख देते रहते हैं, कुछ ना कुछ अपना जिंदगी के बारे में जो तजुर्बा है वो बताते रहते हैं और उससे भी हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। This is not only for me, this is for all of us, all his YouTube followers and subscribers to his channel, and I request all of you कि आप ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेजें। आप ज़िंदगी में जब भी कभी आपको ये लगे कि आप हार गए हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तब ये चैनल आपको ज़िंदगी किस तरह जीनी चाहिए इसका एक नया अंदाज सिखाएगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट मुकेश जी। प्रणाम और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है कहानियों का अनोखा अंदाज आप सबको भा रहा होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपके सम्मुख वो कहानियां लाई जाएं जो खत्म होने पर अपना प्रभाव छोड़ सके। कालिदास के बारे में आप लोगों ने जरूर सुना होगा। वो संस्कृत भाषा के महान कवि और नाटककार थे। अभिज्ञान शाकुंतलम उनका प्रसिद्ध नाटक है। इसका अनुवाद विश्व की अनेक भाषाओं में हुआ है। कालिदास ने अपनी रचनाओं में प्रकृति का वर्णन बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। सरल, मधुर और अलंकार युक्त भाषा का इस्तेमाल किया है। उनकी रचनाओं में श्रृंगार रस का बाहुल्य है। मगर सच्चाई तो यह है कि विवाह से पहले कालिदास अनपढ़ और मूर्ख थे। जी हाँ, दरअसल कालिदास का विवाह उनके जीवन की एक प्रमुख घटना थी। उनका विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था। विद्योत्तमा को अपने ज्ञान पर बहुत घमंड था। उसने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो पुरुष उसे शास्त्रार्थ में पराजित करेगा वो उससे विवाह करेगी। बहुत से विद्वान विद्योत्तमा से विवाह करने के लिए आए, परंतु पराजित होकर चले गए। सभी विद्वान मन ही मन विद्योत्तमा से प्रतिशोध लेने की ताक में थे। वो किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश कर रहे थे जो उसे शास्त्रार्थ में पराजित कर सके। एक दिन उन्हें एक पेड़ पर एक व्यक्ति दिखाई दिया। वो जिस शाख पर बैठा था उसी को काट रहा था। विद्वान समझ गए कि यह व्यक्ति महामूर्ख है। उसी समय उन्होंने उसका चयन विद्योत्तमा को पराजित करने के लिए कर लिया। वह व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास थे। कालिदास का शास्त्रार्थ विद्योत्तमा से हुआ, पर शर्त यह थी कि कालिदास मौन होकर ही शास्त्रार्थ करेंगे। शास्त्रार्थ के दौरान विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, जिसका अर्थ था कि ब्रह्म एक है। परंतु कालिदास ने समझा कि विद्योत्तमा कह रही है कि उनकी एक आंख फोड़ देगी। इस प्रश्न के जवाब में उन्होंने उसकी अपनी दो उंगली दिखाई उसे। कालिदास का अर्थ था कि यदि वो उसकी एक आंख फोड़ेगी तो वो उसकी दोनों आंखें फोड़ देंगे। परंतु विद्योत्तमा समझी कि सृष्टि में ब्रह्म और जीव दोनों हैं, इसलिए वो संतुष्ट हो गई। फिर उसने अपनी 5 उंगलियां खड़ी की, जिसका अर्थ था कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व ये रचत शरीरा। कालिदास समझे कि वह उन्हें थप्पड़ मारना चाहती है, तो उन्होंने अपनी 5 उंगलियों को जोड़कर एक मुट्ठी बना दी और संकेत में कहा कि यदि तुम मुझे थप्पड़ मारोगे तो मैं तुम्हें मुक्का मारूंगा। परंतु इस उत्तर को विद्योत्तमा ने दूसरे प्रसंग में लिया। वो समझी कि 5 तत्व तो अलग अलग हैं, परंतु मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को यह उत्तर सही लगा और इस तरह धीरे धीरे विद्वानों की मदद से कालिदास ने विद्योत्तमा को शास्त्रार्थ में पराजित कर दिया। कालिदास का विवाह विद्योत्तमा से हो गया। उसे जल्दी सच्चाई का पता चला कि कालिदास अनपढ़ और मूर्ख हैं। उसने कालिदास को घर से निकाला और कहा कि जब तक पूर्ण ज्ञान और प्रसिद्धि न पा लेना घर वापस मत आना। यह कालिदास के जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। उनके अहम को ठेस पहुंची और उन्होंने ज्ञान प्राप्त करने का निश्चय कर लिया। कालिदास ने काली देवी की आराधना की और अध्ययन करने के बाद वे ज्ञानी और धनवान भी बन गए। मैंने आपकी कहानियां सुनी और मुझे बेहद पसंद आई
और बहुत मार्मिक है, रोचक है और बहुत मन करता है कि सुनते ही रहें। और आप यूं ही ये सिलसिला जारी रखें। मेरी ढेरों शुभकामनाएं आपको, और यूं ही अच्छा काम करते रहें जैसे कि आप इतने सालों से कर रहे हैं। महाकवि कालिदास राजा विक्रमादित्य के प्रमुख दरबारियों में से एक थे। एक बार राजा विक्रमादित्य ने उनसे प्रश्न किया, महात्मन, आप इतने बड़े विद्वान हैं, लेकिन आपका शरीर आपकी बुद्धि के अनुसार सुंदर नहीं है, इसकी वजह क्या है? कालिदास उस समय तो चुप रहे और बात को टाल गए। कुछ दिन बाद महाराज ने अपने सेवक से पीने के लिए पानी मांगा। सेवक कालिदास के निर्देशानुसार 2 बर्तनों में पानी लाया। एक बर्तन साधारण मिट्टी का था तो दूसरा बहुमूल्य धातु का था। महाराज ने आश्चर्य से इस तरह पानी लाने की वजह पूछी तो कालिदास ने आग्रह कर उन्हें दोनों बर्तनों से पानी पीने को कहा। महाराज ने ऐसा ही किया। कुछ समय पश्चात कालिदास ने महाराज से पूछा, महाराज, इन दोनों बर्तनों में से किस बर्तन का पानी ज्यादा शीतल लगा? हाँ, अवश्य मिट्टी का बर्तन का, महाराज ने सरलता पूर्वक जवाब दिया। कालिदास मुस्कुराए और बोले, राजन, जिस प्रकार पानी की शीतलता बर्तन की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती, उसी प्रकार बुद्धि की सुंदरता शरीर की सुंदरता पर निर्भर नहीं करती। महाराज को उत्तर मिल गया था। यह सच है कि महाकवि कालिदास बहुत ज्ञानी थे, लेकिन एक समय वो भी आया जब उन्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो गया था, और फिर उनका सामना एक ऐसी स्त्री से हुआ जिसने उन्हें समझाया कि ज्ञान के साथ घमंड नहीं होना चाहिए। क्या था यह प्रसंग? आइए डालते हैं इस पर भी एक नजर। कहानियां सुंदर हों और कहानियों को सुंदरता से सुनाया जा रहा हो, तब बात बनती है। और इसमें हमारे मुकेश जी माहिर हैं। मुझे बहुत खुशी है कि लोग इनकी कहानियों का आनंद ले रहे हैं। मैं भी आनंद ले रहा हूं और ये सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। एक बार कालिदास भ्रमण करते हुए गांव के पास से गुजरे। उन्हें वहां एक कुआं दिखाई दिया जहां कुछ स्त्रियां पानी भर रही थीं। कालिदास को जोरों की प्यास लगी थी। वो एक स्त्री के पास जाकर बोले, माते, पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा। स्त्री बोली, बेटा, मैं तुम्हें जानती नहीं हूं, अपना परिचय दो, मैं अवश्य पानी पिला दूंगी। कालिदास ने कहा, मैं पथिक हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? पथिक तो केवल 2 ही हैं, सूर्य और चंद्रमा, जो कभी रुकते नहीं, हमेशा चलते रहते हैं। तुम इनमें से कौन हो, सत्य बताओ। कालिदास ने कहा, माते, मैं मेहमान हूं, कृपया पानी पिला दे। स्त्री बोली, तुम मेहमान कैसे हो? संसार में 2 ही मेहमान हैं, पहला धन और दूसरा यौवन, इन्हें जाने में समय नहीं लगता। सच सच बताओ, कौन हो तुम? अब तक कालिदास सारे तर्क से पराजित होकर हताश हो चुके थे। फिर बोले, मैं सहनशील हूं, अब तो आप पानी पिला दें। स्त्री ने कहा, नहीं, सहनशील तो 2 ही हैं। पहली धरती, जो पापी पुण्यात्मा सबका बोझ सहती है, उसकी छाती चीरकर बीज बो देने से भी अनाज के भंडार देती है। दूसरे पेड़, जिनको कितने भी पत्थर मारो फिर भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील नहीं हो भाई, सच बताओ तुम कौन हो? कालिदास लगभग मूर्छित होने की स्थिति में आ गए थे और तर्क वितर्क से झल्लाकर बोले, मैं हठी हूं। स्त्री बोली, फिर असत्य, हठी तो 2 ही हैं, पहला नाखून और दूसरे केश, कितनी बार भी काटो बार बार निकल आते हैं। सत्य कहें ब्राह्मण, कौन है आप? पूरी तरह से अपमानित और पराजित हो चुके कालिदास ने कहा, फिर तो मैं मूर्ख ही हूं। स्त्री ने कहा, नहीं, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो 2 ही हैं, पहला राजा जो बिना योग्यता के सभी पर शासन करता है, और दूसरा दरबारी पंडित जो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत बात पर भी तर्क करके उनको सही सिद्ध करने की चेष्टा करता है। कुछ बोल न सकने की स्थिति में कालिदास वृद्ध स्त्री के पैर पर गिर पड़े और पानी की याचना के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वृद्धा ने कहा, उठो वत्स। आवाज सुनकर कालिदास ने ऊपर देखा तो साक्षात माता सरस्वती वहां खड़ी थी। कालिदास पुनः नतमस्तक हो गए। तब माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, ना कि अहंकार। तुमने शिक्षा के बल पर प्राप्त मान और प्रतिष्ठा को ही अपनी उपलब्धि मान लिया और अहंकार कर बैठे, इसीलिए मुझे तुम्हारे चक्षु खोलने के लिए यह स्वांग करना पड़ा। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई थी और भरपेट पानी पीकर वो आगे चल पड़े। कहानी खत्म। आइए देखें क्या शिक्षा मिली इस प्रसंग से। यही कि विद्वता पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यही घमंड ज्ञान को नष्ट कर देता है
और दो चीजों को तो कभी व्यर्थ होने ही नहीं देना चाहिए, एक अन्न के क्षण को और दूसरे आनंद के क्षण को। आशा करता हूं कि कालिदास की इन कहानियों से आपके कुछ पल तो आनंदित हुए होंगे। अगली बार फिर प्रस्तुत होगी ऐसी ही कोई अनमोल कहानी। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए कहानियों का अनोखा अंदाज।